नमस्कार दोस्तों, सीटेट 21 जनवरी 2024 को होने वाली परीक्षा की तैयारी के क्रम में ये आपकी हिंदी की क्लास है। और आपके हिंदी के सिलेबस के अनुसार आपका जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है, उसी टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं उन प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि हिंदी में आप सभी को पता है, हिंदी या फिर कहें कि अन्य विषय में भी सीटेट में आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रत्येक विषय से। और 30 नंबर में 15 प्रश्न यहाँ पर हिंदी का जो होगा वो आपका पैसेज से होगा, पैसेज दिए गए होंगे, उसके अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा, उसका ऑप्शन जो है आपको बताना होगा सही आंसर क्या है। और 15 प्रश्न आपके पेडागॉजी से पूछे जाएंगे, हिंदी पेडागॉजी से। तो हिंदी पेडागॉजी से पूछे गए प्रीवियस ईयर में प्रश्न और आपकी आने वाली परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको लेकर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो पेडागॉजी में जैसा कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपने देखा होगा, ये टॉपिक है भाषा बोधगम्यता। और इसी टॉपिक से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो नहीं है उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। नहीं को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। क्या चीज़ें पॉजिटिव पूछी जा रही हैं प्रश्न में या फिर नेगेटिव पूछी जा रही हैं, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ऑप्शन पढ़ना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रश्न पढ़ें और आपने नहीं ध्यान में नहीं दिया, नहीं को आपने ध्यान में नहीं रखा और आपने देखा कि जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उसी को आपने टिक कर दिया, तो ऐसे आपके प्रश्न जो है गलत हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कविता पूरी करना, ऑप्शन 2 है चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, तीसरा है प्रश्नों के उत्तर लिखना, चौथा है अधूरी कहानी को पूरा करना। तो देखिए, कोई भी कविता है, कोई भी कहानी है, अगर अधूरी है, जैसे शिक्षक जो हैं वो कहानी या कविता बच्चों को सुना रहे हैं, पूरी कहानी पूरी कविता नहीं सुनाए हैं, थोड़ा ही सुनाए हैं, उसके बाद उन्होंने जो है छात्रों से कहा कि अपने आप लोग आगे की कहानी जो है वो बना लीजिए। तो ये इससे क्या होता है कि सृजनात्मकता का विकास होता है। तो पहला जो है कविता को पूरा करना, चौथा है कहानी को पूरा करना, ये आपका सृजनात्मकता के विकास में सहायक है। तो पहला और डी तो आपका ये जो है पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा सहायक नहीं है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आएंगे, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन। कोई चित्र आपने दे दिया छात्रों को और आपने कहा कि इसके बारे में कुछ लिखिए, तो इससे भी सृजनात्मकता का विकास होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर पूछा है किससे विकास नहीं होगा। तो मात्र प्रश्नों के उत्तर लिख देने से, आपने कोई भी प्रश्न दे दिया और प्रश्नों का उत्तर छात्रों ने लिख दिया, देख के लिखा या फिर ऐसे भी लिख दिया, तो मान लीजिए आपने वो प्रश्न को पहले से पढ़ाया है, रटा रटाया चीज़ था, बच्चे ने उसको लिख दिया, तो इससे जो है सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुभाषिकता। प्रश्न है बहुभाषिकता। ऑप्शन नंबर ए है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, ऑप्शन बी है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी है भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधक है। तो बहुभाषिकता को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये कभी भी बाधक नहीं होती है, ठीक है, बाधक नहीं होती है। तो बाधक जहाँ पर भी है, देखिए बाधा उत्पन्न करता है, ये भी आप गलत कर देंगे। सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, इसको भी काट देंगे। पहला देखेंगे ऑप्शन क्या है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। तो खतरे में भी नहीं डालती है, बल्कि ये सहायक होती है, ठीक है। बहुभाषिकता जो होती है भाषा सीखने में, ये एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करता है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हो जो, ऑप्शन नंबर ए है सरल भाषा वाले हों, ऑप्शन बी है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करते हों, ऑप्शन सी है केवल पाठ से ही संबंधित हो, ऑप्शन नंबर डी है पाठ पर बिल्कुल भी आधारित ना हो। तो जो पठन पाठन के अंत में अभ्यास होते हैं या फिर गतिविधियाँ होती हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सरल भाषा वाले हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सरल भाषा वाले ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कट कर देंगे ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर देते हैं। तो जहाँ पर भी अवसर प्रदान करने की बात हो, ठीक है, जहाँ पर भी बच्चों को अवसर देने की बात हो, अगर ऑप्शन में पॉजिटिव चीज़ें पूछी जा रही हैं तो आप उसी ऑप्शन को
आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव प्रश्न में पूछा जा रहा है तो, अगर नेगेटिव पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अवसर देना नहीं होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी गतिविधियाँ या अभ्यास जो पठन पाठन के अंत में हो, जो सहायक हो, तो यही आपका होगा बच्चों को स्वयं कुछ करने के लिए अवसर प्रदान करना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। प्रश्न नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ध्वनि का उतार चढ़ाव अगर होगा तो आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। पठन का अर्थ पूछा है कि किस स्थिति में, किस दशा में आप ये कह पाएंगे कि पठन हो रहा है। ठीक है, पठन का मतलब है पठन पाठन, अध्यापन हो रहा है, कुछ बच्चे स्टडी कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, यही मतलब होता है इसका। तो पहला है ध्वनि का उतार चढ़ाव, दूसरा है उचित गति एवं प्रवाह, तीसरा है अनुमान के साथ भाव ग्रहण, चौथा है प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। तो ज़्यादातर सीटेट में देखा गया है जो ऑप्शन दिए रहते हैं पेडागोजी में विशेष रूप से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन ही सही हो सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल वहाँ पर देखना होगा कि बिल्कुल सटीक क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल सटीक उस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या जा रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर पठन की बात करें तो अनुमान के साथ अगर आप भाव ग्रहण कर रहे हैं तो ये आपका, आप इसको कह सकते हैं कि पठन हो रहा है। अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, ध्वनि का उतार चढ़ाव, तो केवल ध्वनि के उतार चढ़ाव से पठन नहीं होता है। हो सकता है किसी भी चीज़ को आपने याद किया हो, कोई भी कविता है आपने याद किया हो, कोई कहानी आपने याद किया हो, ध्वनि का उतार चढ़ाव आपने उसको रट लिया हो, तो इससे पठन नहीं होता है। उचित गति और प्रवाह को भी वही बात हो गई। अगर उचित गति या प्रवाह है, आपने किसी भी कहानी कविता को पूरे लय में उसको याद किया हुआ है, कहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करना है, जैसे वहाँ पर आपका पूर्ण विराम हो गया, कॉमा हो गया, कहाँ पर इस चीज़ का प्रयोग करना है, तो वो आपका गति और प्रवाह हो गया, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि अनुमान के साथ अगर आप भाव ग्रहण कर रहे हैं, अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, तो यही आपका पठन के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 के लिए। अगर आप जो यहाँ पर व्याख्या बताई जा रही है, व्याख्या को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर निश्चित ही आपके हिंदी पेडागोजी के कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, और ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में है, तो इस टॉपिक से आपके 1 या 2 प्रश्न बनने ही बनने हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 5 है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ये भाषिक नियम को सिखाती हैं। ऑप्शन बी है, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन डी है, बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो देखिए, टॉपिक का ही नाम है भाषा बोधगम्यता, भाषा से जो बोध आपको हो रहा है, जो ज्ञान हो रहा है, वही चीज़ें आपको बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहानियाँ जो हैं किस प्रकार से बच्चों के भाषा विकास में सहायक हैं, बच्चों के विकास में सहायक है। तो भाषा विकास की बात करें तो कहानियाँ जो हैं कल्पना शक्ति का भी विकास करती हैं। बच्चे कहानियों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उससे कुछ और कल्पनाएँ भी बनाएंगे, कुछ चीज़ों को जोड़ के उससे बताएंगे, तो इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है, सृजनात्मकता का भी विकास होता है। और चिंतन, बच्चे सोचेंगे, कहानी को जब बच्चे सुनते हैं तो उसको सोचते हैं, उस पर कुछ तर्क देते हैं, तर्क करते हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, और प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो क्या वो जानबूझकर हकलाता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े। ऑप्शन बी है, राहुल को सही उत्तर नहीं पता है। ऑप्शन सी है, राहुल की आदत है। ऑप्शन डी है, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहा है। तो कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो कक्षा में सबके सामने उत्तर नहीं दे पा रहा है, कई ऐसे छात्र होते हैं उनको आंसर पता होता है लेकिन वो सबके सामने वो आंसर दे नहीं पाते हैं, ऐसे बोल नहीं पाते हैं वो, ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्यों नहीं दे पा रहा है। तो इससे क्या है कि बड़े समूह के सामने अपनी बातें कहने में उसको दबाव महसूस हो रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस हो रहा है, इसलिए वो नहीं दे पा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। तो प्राथमिक की बात करें प्राथमिक स्तर पर, तो ऐसी कविताएं बच्चे पसंद करते हैं जो जिनमें लयात्मकता होती है, लय के साथ थोड़ा सा उसमें गेय हो, मतलब गाना गा के उसको गीत के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट आता है, ठीक है, बच्चे की उसमें रुचि का विकास होता है।
अगर कोई भी कविता जो है उसमें लयात्मकता हो तो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण को आप ध्यान में दे रखेंगे, उसके बाद आप ऑप्शन को पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। ऑप्शन बी है लोकगीतों की रसानुभूति। ऑप्शन सी है लोकगीतों की रसानुभूति लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित करना। अगर यहाँ पर अधिक महत्व पूछा होता तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ठीक है, अगर अधिक महत्व, यहाँ पर कम महत्व पूछा है, अधिक महत्व अगर पूछा होता तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को करते, लेकिन आपसे कम महत्व पूछा है तो आप चौथा ऑप्शन देखेंगे लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो सबसे कम महत्व की बात करें, ये भी महत्व का है, तीसरा भी और चौथा भी ये भी महत्व का है, लेकिन सबसे कम महत्व की बात करें तो आपका लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी केवल देना, ये जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 9 है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। तो सबसे कम प्रभावी क्या है। पहला है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। दूसरा है शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। तीसरा है बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना। चौथा है दूसरे की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। देखिए, अगर यहाँ पर सबसे कम को आप पहले ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सबसे कम आपसे पूछा गया है। तो देखिए, कम तो वैसे अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर बल देना, पढ़ने पर बल देना, ये भी कम है, और शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल देना, ये भी कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कम महत्वपूर्ण है, कम प्रभावी है, वो आपका है दूसरे ने जो भी लिख दिया सामग्री उसको केवल पढ़ लेना। ठीक है, ये सबसे कम महत्व का है, तो आप इसी को राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पर आपसे पूछा होता कि भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे अधिक प्रभावी होगी, तो अधिक प्रभावी में हम ऑप्शन नंबर सी को सही करते हैं। ठीक है, अगर अधिक प्रभावी पूछा होता तो ऑप्शन नंबर सी को करते, लेकिन यहाँ पर सबसे कम प्रभावी पूछा गया है तो आप ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्या है। एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, काव्य व्याख्या का एक मात्र साधन है, और ऑप्शन नंबर डी है लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन जो है वो लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषी मोना बड़े वाले श को स और र को ड़ बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है। क्या कारण हो सकता है, किस वजह से बच्चे में ये भाषा दोष है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा का व्याघात। उसकी जो मातृभाषा है उसमें जिस प्रकार से बोला जाता है, बच्चा उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। क्या अनुदित होती रहती है। प्रश्न नंबर 12 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा क्षमता जो है वो अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 13, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है। अगर भाषा की कक्षा में आप चाहते हैं कि लोकतांत्रिकता बनाए रहे तो क्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो जहाँ पर भी मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाएँ, स्वतंत्र रूप से अवसर दिए जाएँ कि बच्चे स्वतंत्र रूप से जो भी चीज़ें उनको आ रही है बिना हिचकिचाहट के वो उसको व्यक्त करें, तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है लोकतांत्रिकता को बनाए रखने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी जो है 14 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, तो क्या कारण है, किस वजह से वो सड़क को सड़क बोल रहे हैं। तो उनकी मातृभाषा का प्रभाव पड़ा है, मातृभाषा के प्रभाव की वजह से वो सड़क को सड़क ना बोल के सड़क बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मातृभाषा का व्याघात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के आपके प्रीवियस ईयर में आए गए 15 प्रश्नों को डिस्कस किया गया जो आपके हिंदी पेडागोजी के हैं। अगली क्लास में मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप क्लास पूरी देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि पेडागोजी के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। जो भी टॉपिक है टॉपिक वाइज ही यहाँ पर आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी।
तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।